मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज 10 मार्च है, इतवार का रोज़ है और यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 10:37 हो रहे हैं। आज का मेरा ये तज़िया बहुत ही ख़ुसूसी है और आपने पूरा इसको सुनना है। मैं आज बेस कर रहा हूँ अपने तज़िया पे ख़ुसूसी तौर पे 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए और उसके बाद क्या प्लानिंग है और जो कुछ भी इस 8 फरवरी के नताइज को ब्लॉक किया गया उसमें क्या मकसद था और क्या होने जा रहा है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। इसको रिकॉर्ड में रखिएगा जो मैं बातें कर रहा हूँ और फिर उनसे मिलाइएगा जो मैं बातें करता चला आ रहा हूँ पिछले खुसूसी 1-2 साल से। और ये वो अब उस पर इम्प्लीमेंट उसकी आखिरी जो उसका सेगमेंट है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो आज जो मैं बातें डिस्कस करूँगा उसमें सबसे पहले तो मैं ये बता जो मेरा उन्वान है वो ये है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मिलिट्री जमहूरिया पाकिस्तान तक। मिस्र का सिविल मिलिट्री रियासती निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज करने का मंसूबा, फौज को कानून में मजीद इख्तियारात, केपीके में गवर्नर राज या फिर मुल्क गिर इमरजेंसी, मीडिया पर सख्तियां, मजीद गिरफ्तारियां और बहुत कुछ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको पूरा देखिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा क्योंकि मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है, सोचा है, डॉट कनेक्ट किया है और मैंने देखा कि ये हो क्या रहा है। खुसूसी तौर पे 8 फरवरी को जो नताइज आए और उसको क्यों नहीं माना गया, उसके पीछे क्या साजिश थी, क्या राज थे, आज मैं अफशा भी करूँगा उसको। जो हुआ ग्राउंड हकीकत है उसको सामने रख कर। फौज मुल्क में मजीद इख्तियारात चाहती थी, इसलिए पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत चाहिए थी जो बिलाखिर मिल गई। तो धांधली क्यों हुई और क्यों नताइज रोके गए? क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए थी पार्लियामेंट में किसी भी सूरत में, और वो धांधली से, झूठ से, फरेब से, धोखाधड़ी से सारी दुनिया में नंगा होकर भी ये सौदा किया गया। उसकी वजह क्या थी मैं इस पे बात करूंगा। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हम बात करते हैं कि मिस्र का मॉडल या नेपाल का या श्रीलंका में, ये सारी चीज़ें जो है उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। ख़ास तौर पे जो मिस्र का जो मॉडल है वो यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अगले 10-15 साल के लिए। तो वो हो पाता है नहीं हो पाता है ये तो फिर वक्त बताएगा, और हम भी बैठे हैं तबसरा करने के लिए, तो इसको देखेंगे। तो मैं इस पे आज मजीद बात करूंगा। उसके बाद जो इलेक्शन में जो जोड़ तोड़ हुई, जो डील हुई, और ख़ास तौर पे जो किरदार एमक्यूएम पाकिस्तान का था, मैं उस पे आज खुल के बात करूंगा आपसे, और उम्मीद है आप बर्दाश्त भी करेंगे, सुनेंगे भी, और उस पर आगे सोच कर इसको लोगों से डिस्कस भी करेंगे, मुझे फीडबैक भी देंगे, इसको फॉरवर्ड भी करेंगे। तो ये मौज़ूआत हैं। तो चलें पहले तो बात करते हैं कि ये जो मैंने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मिलिट्री जमहूरिया पाकिस्तान तक, यूं तो पाकिस्तान में शुरू से ही आर्मी की डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुकूमत रही है, मार्शल लॉ के जरिए या फिर एक फेक किस्म के लोगों को कायद बना के सियासतदान बनाकर स्क्रीन पे सामने रखा गया, और पीछे हुक्म जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट है। जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो जिस पर हम बात करते हैं वो फौज है और फिर ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव्स हैं जो रियासत को चलाते हैं, इनका मिला जुला है, और फिर अदलिया का भी इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो और फिर जो खुफिया एजेंसी है, पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, आईएसआई समेत, वो भी। तो ये एक कंपनी की शक्ल में ये काम करते हैं, और आगे जो है वो एक करप्ट किस्म के या करप्ट उनको बना के धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करके उनको उस जगह पे रखते हैं कि उनकी बात फिर इस्टेब्लिशमेंट की बात इनको सुनना पड़ती है, क्योंकि उनको खुली छुट्टी दी होती है करप्शन करने के लिए। इस पर मैं बात करूंगा। अब सवाल यह है कि इलेक्शन में धांधली क्यों की गई?
इलेक्शन में पहले से ही ये प्लान था कि इलेक्शन करवा के और 2/3 अक्सरियत लाकर फौज को मजीद इख्तियारात देने के लिए और 2-3 चीज़ें कुछ और हैं जो पार्लियामेंट से मंजूर कराने के लिए ये सारा करना था, इलेक्शन का ढोंग रचाना था। अब हुआ ये कि जो इंटेलिजेंस की आर्मी के पास और आईबी की और आईएसआई की जो रिपोर्ट्स थी, उसमें ये बताया गया था और नवाज शरीफ से भी इस पे बात हुई कि भाई हम इलेक्शन में अपने जो हमें नताइज चाहिए वो हम ले आएंगे, इमरान खान को हम ख़त्म कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे और लोग जो है वो इतनी तादाद में इमरान खान के पीछे नहीं आएंगे जब उन पर सख्तियाँ की जाएंगी। वो सारी चीज़ें आपके सामने है और इलेक्शन हुए। जब इलेक्शन हुए तो एस्टेब्लिशमेंट को इंक्लूडिंग जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है उनको भी ये अंदाज़ा नहीं था कि आज की दुनिया चेंज हो गई है, आज का पाकिस्तान चेंज हो गया है, आज की अवाम चेंज हो गई है, आज अवाम में नौजवानों की यूथ की अक्सरियत है, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, पिछली माजी की तारीख देखते हैं, तो उनको सारी हरकत का इल्म था और उन्होंने बहुत ही जामा खामोशी से, चालाकी से जाकर बैलेट बॉक्स में उसको वोट दिया जिसको वो चाहते थे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जितना भी ये इस्टेब्लिशमेंट फौज और निगरान गवर्नमेंट के थ्रू, निगरान गवर्नमेंट भी बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ही है, उनके अपने कारिंदे थे, उनसे जो कुछ भी हो सकता था वो करा अवाम के मैंडेट को चुराने के लिए। और फिर उसमें जब रिजल्ट फिर भी निकला और देखा कि वो रिजल्ट नहीं आया जो वो समझ रहे थे कि आ जाएगा, तो फिर नताइज को ब्लॉक किया गया। आपने देखा 3 हफ्ते के लिए और अपनी मर्जी के नताइज निकाले गए और आज तक सारी दुनिया में ये बात अब आम है, ज़्यादा आम है। इंटरनेशनल मीडिया को ले लें, यहाँ जो ऑब्जर्वर आए थे पाकिस्तान में उनकी रिपोर्ट्स ले लें, बड़े-बड़े एनालिस्ट की रिपोर्ट ले लें, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के, सब ने कहा है कि धांधली हुई है और धांधली हुई है क्योंकि ये ज़बानी जमा खर्च नहीं है, प्रैक्टिकली पेपर्स के ऊपर ये सारे सबूत मौजूद है और ये सारा काम जो एस्टेब्लिशमेंट में वो एस्टेब्लिशमेंट ने वो इलेक्शन कमीशन से कराया गया, अदलिया से कराया गया और फिर जो उनके टाउट हैं जिनको वो हमेशा हुकूमत में लाते हैं, जो 2 बड़े ख़ानदानों के नाम आते हैं, एक ज़रदारी और एक एंड कंपनी और एक शरीफ एंड कंपनी। ये इनको तरीक़ाकार ये होता है, पाकिस्तान में रहा है और हो रहा है कि ऐसे लोगों को लेकर आओ सियासत में जिनको ये कहो कि भाई आपका जो दिल चाहे करें, खाएँ पिएँ, मौज करें, हमें कोई सरोकार नहीं है, हम जो कहते हैं आप वो करते रहें। अब जो उसूली लोग हैं, जो मोहब्बत रखते हैं पाकिस्तान से, जो रियासत का जो इंटरेस्ट है उसको सामने रखते हैं, जो नज़रिया पाकिस्तान को सामने रखते हैं, वो तो बात नहीं मानेंगे, नहीं मानते हैं। तो फिर ऐसे जाली लोगों को लेके आया जाता है, जिनको कोई गर्ज़ नहीं कि पाकिस्तान का नज़रिया क्या है, उनको पता ही नहीं है और वो कहते हैं जी आप हमें बस लुक आफ्टर करें, हमें पैसा कमाने दें, हमें लूट-मार करने दें और फिर हमसे जो भी कराएँगे हम राज़ी हैं। ये एक तरीक़ा-कार है जो पिछले 50 साल से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है उन मुल्कों में जहाँ जहाँ उनके कंट्रोल में है एस्टेब्लिशमेंट। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें नेपाल भी शामिल है, श्रीलंका भी है, उसमें मिस्र भी है। तो यही कुछ पाकिस्तान में चलता रहा, लेकिन अब बाकायदा तौर पे जब ये रिजल्ट आया तो ये देखा कि भाई ये तो जो हमारी क़यास-आराइयाँ थी, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारी हमारी असेसमेंट थी, उसके खिलाफ हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की दूसरे तमाम मुल्कों की तरह जो डेमोग्राफिक है वो चेंज हो गई है। पाकिस्तान में भी और दूसरे सारे ममालिक में भी नौजवान तबका जो है, जो फुली टेक्नोलॉजी से बाखबर है, टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, ये जो नया जनरेशन है, इनके आगे कोई चीज़ आप उनको हाइड नहीं कर सकते।
तो वो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए अब जो कुछ भी मिस्र में किया गया या नेपाल में किया गया या श्रीलंका में हुआ अभी और फिर बहुत सारे कंट्रीज में, वो पाकिस्तान में भी अब लाया जा रहा है। और कुछ चीजें एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में कानून का सहारा लेते हुए करनी है। और मार्शल यूं नहीं लगानी कि अगर मार्शल लगती है तो जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उनका एक जनरल प्रिंसिपल है कि अगर किसी मुल्क में फौज बरसर इख्तियार होगी तो फिर जो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड्स हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, जो और डिफरेंट तरह की इमदाद मिलती है, वो नहीं मिलेगी। तो लिहाजा जाली किस्म की, फेक किस्म के या ऐसे लोगों को सामने रखा जाए स्क्रीन पर जो इस्टेब्लिशमेंट की बात माने, और इस्टेब्लिशमेंट से फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, जब मैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूं तो वो ताकतें हैं जिनके कंट्रोल में पाकिस्तान है और बेशतर ममालिक हैं जिसमें मुस्लिम ममालिक ज्यादा हैं। और आप समझ गए होंगे मैं किस तरह इशारा कर रहा हूं। तो उनसे फिर वो काम कराया जाए। अब देखें, बात करते हैं पहले कि ये मिस्र का मॉडल है क्या। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं मैं कि एक बड़ा जबरदस्त मैंने सर्च किया, एक मुझे डॉक्यूमेंट मिला और उसमें एक रिपोर्ट भी थी, और मैं आपको वो 1 मिनट दिखाता हूं आपको। मैं ये देखिए आप, ये अब इसमें क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, या इसे इंटरनेशनल IDA भी कहा जाता है, नियरली हाफ ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड suffered a notable decline in their democratic credentials between 2017 to 2022. After many years of democratization, the world has been experiencing democratic recession for the last 5 to 6 years. Authoritarianism is on the verge of globally, with democracy getting degraded as a people lost faith in the legitimacy of election results, see their freedom being trampled upon, and a growing disillusionment among the youth with their leaders. The resurgence of populism in the right-wing parties has also polarized politics and weakened democracy. और ये ही बिल्कुल पाकिस्तान में हो रहा है। और इसमें और इसमें और भी बताया गया है कि इससे ज़ाहिर है कि जो इकोनॉमी है, मुल्क की मईशत है, वो उसमें नीचे चली जाती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होती जब इस तरह की हालात ख़राब होते हैं। तो हुआ ये है कि पाकिस्तान की आवाम ने जो रिजल्ट दिया वो ये चाहती थी कि पाकिस्तान में जो अक्सरियत में जो उनको चाहती है जो जिस जमात को वो आए, उनको वोट भी दिए गए, उसमें मोनोपोलाइज, और उन्होंने कोई डर खौफ नहीं था, ना दुनिया से उन्होंने कोई शर्मिंदगी थी। तो उन्होंने कहा बेगैरती के साथ झूठ बोलो, फ्रॉड करो, जो भी करो, क्योंकि उनके जो आका हैं उन्होंने कहा कि ये करना है, और छोड़ दें दुनिया क्या कहती है, मीडिया क्या कहता है, आलमी मीडिया क्या कहता है, आप ये करें। तो फिर आप देखें कि बाकायदा तौर पे फॉर्म का ये सिलसिला शुरू हुआ। फॉर्म 45 को से जो फॉर्म 47 बनते हैं उसमें हेराफेरी की गई। फिर उसको जब बहुत दबाव हुआ इंटरनेशनल मीडिया का, ऑब्जर्वर्स का, तो उस पर वो फिर इलेक्शन कमीशन ने वो अपनी वेबसाइट पे लॉन्च किया। तो नजर आया क्योंकि ये जो हेरा फेरी के लिए भी थोड़ी बहुत तो अकल चाहिए, और झूठ झूठ ही होता है। तो अब हुआ ये इनके साथ कि जो बेईमानी हुई वो इसलिए छुपा नहीं सकते थे क्योंकि जो कैंडिडेट खड़े हुए जिनको हराया गया उनके पास सबूत था फॉर्म 45 की शक्ल में। तो इन्होंने फिर उन्हीं को चेंज करने की कोशिश की। आज सारी दुनिया को पता है। और फिर वो जो लोड किए थे अपलोड, उस पर जब दुनिया में बातें हुई तो उसको डाउनलोड कर दिया गया। आज भी वो डाउनलोड है। कुछ दिन रखा और जब देखा तो ये है। ये सारी चीजें कंट्रोल्ड हैं, ये सारी चीजें एस्टेब्लिशमेंट करा रही है। जैसे इसमें कहा मैं कि फौज भी शामिल है, एजेंसीज भी शामिल है, और फिर
ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और कमीशन भी शामिल है। और क्योंकि इनको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का बैकिंग है, तो वो कहते हैं आप इसकी परवाह ना करें, बोलने दें, कुछ दिन बोलेंगे, अखबार में न्यूज़ लगेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, हमने जो करना है वो करें। तो आप देखें कि जाली तरीके से ये गवर्नमेंट बनाई गई है, बल्कि जाली तरीके से वज़ीर-ए-आज़म, जाली तरीके से कैबिनेट, जाली तरीके से सदर, उन लोगों को लाके बिठाया जा रहा है जो पहले भी थे, जिनसे पाकिस्तान में आइन को चेंज करना है। किस लिए चेंज करना है? क्योंकि अगर 2/3 अक्सरियत नहीं होती, तो चेंज नहीं होता। तो फिर ये सब कुछ जो ड्रामा किया गया है धड़ल्ले के साथ, सारी दुनिया कुछ भी कहते रहे, अवाम कुछ भी कहते रहे हैं, यही कुछ मिस्र में हुआ है। अब मिस्र में क्या हुआ, पहले मैं उसकी थोड़ी-सी बात कर लूँ। आप देखें कि मिस्र में ये हुआ कि वहाँ पर 3 जुलाई 2013 को वज़ीर दिफ़ा जनरल अब्दुल फ़ताह अल-सीसी की क़यादत में एक बगावत के ज़रिए मुर्सी को माज़ूल किया गया। मुर्सी वहाँ पर सदर थे और वो इमरान खान की तरह वहाँ पॉपुलर थे, जो इलेक्शन जीत के आए थे, जिस पर लाखों मिस्री क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतख़ाबात की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। अल-सीसी 2014 में होने वाले इंतख़ाबात के बाद मिस्र के सदर बन गए, जिसका अपोज़िशन जमातों ने बायकॉट किया। जब वो सदर बने तो बायकॉट किया। मिस्र के पहले आज़ादाना तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी को फौज की जानिब से माजूल करने के बाद से उनकी जमात अल अखवान मुस्लिमीन जो है वो बेसिकली वो जमात है जिसको इंग्लिश में कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी। वो पार्टी जीती हुकूमत में थी, उनको हटाया गया। मुर्सी को जो है उनकी जमात अल अखवान मुस्लिमीन को ग्रुप की 80 साला तारीख में सबसे ज़्यादा क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा और फिर मुर्सी को जेल में डाल दिया और जेल में ही उसको मार दिया गया। उसको स्लो पॉइज़न दिया और उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल कॉपी वही सीन पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन अ, अभी ये क्योंकि जारी है, अवाम की रेजिस्टेंस है, तो एस्टेब्लिशमेंट में ने ये सोच लिया, क्योंकि इनको पूरी तरह से इनको 100% से ज़्यादा इनको बर्तानिया, अमेरिका, इंडिया, जो भी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान में वो करना है जो इस वक़्त हमारी डिमांड है। अब वो क्या है? एक तो ये है जो ये पार्लियामेंट से कराएँगे, आप ये बात मेरी नोट करके रख लीजिए। नंबर 1 कि इसराइल को तस्लीम करना है। इसराइल में मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान की तरफ से हालात और ख़राब होंगे अभी वहाँ पर, तो कोई इमदाद ना आ जाए पाकिस्तान की तरफ से। नंबर 2, यूक्रेन को मुकम्मल तौर पे असला देना है, जो दिया जा रहा है और बैक एंड पे खुफिया तरीके से आर्मी वो असला सेल करके बिलियंस ऑफ डॉलर आर्मी के अकाउंट में भी वो आ रहे हैं, जो खर्च हो रहे हैं बिहाइंड द सीन, लोगों को जो ये पैसे दिए जा रहे हैं, इलेक्शन में जो पैसा खर्च किया और ये सारी चीज़ें हैं, जबकि खजाने में कुछ है नहीं, तो यूक्रेन को सेल करना थे। अब ये लीगलाइज़ किया जाएगा, असेंबली आइन से भी ये पास कराया जाएगा कि भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है। तीसरा मसला जो है, काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जो कादियानी हैं पाकिस्तान में, उनको आज़ादी दी जाए और क्योंकि उनके खिलाफ जो बातें हैं, जो पाकिस्तान की अवाम है, वो किसी भी तौर पे कादियानियों को, मुसलमान तो मानते ही नहीं है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है, तो उनको रिलैक्स दिया जाए, उनको आज़ादी दी जाए और उनको जो है उनकी तबलीग करने का ये दिया जाए, तो इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है। और फिर फौज को कुछ और इख्तियारात देने हैं कि वो किसी भी शख्स को फौज के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम में पकड़ के अपनी जेलों में बंद कर के उन पे मुकदमे चलाएँगे और उनको मार देंगे। तीसरी ये है, और ये अब करेंगे पार्लियामेंट से, क्योंकि अपनी इन्होंने फ्रॉड से, धोखाधड़ी से इन्होंने हुकूमत बना ली। अच्छा, उसके बाद में तो ये चीज़ें हैं जिसको इन्होंने मंजूर कराना है। और जो ख़ास बात है, आप नोट कर लें, मीडिया पे बहुत सख्ती की जाएगी। मिस्र में भी ये है, किसी को गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने पर, फौज के खिलाफ बोलने पर किसी वक़्त भी उठा लिया जाएगा, बगैर एफआईआर के उनको जेलों में डाला जाएगा, फौजी मुकदमा चलाए जाएंगे। इसके ऊपर कानून साजी करना थी, इसलिए
इस एस्टेब्लिशमेंट ने एक धांधली करके इलेक्शन करा के 2/3 अक्सरियत लानी थी, वो आई नहीं, तो फिर धांधली की गई और इस पर ये जब डिस्कस हुआ, क्योंकि हालात इतने खतरनाक हैं कि इंटरनली ये आपको मैं अपने ज़राए से बता रहा हूँ और ये बहुत ही मुस्तनद ज़राए हैं मेरे, जो ये बता रहे हैं सहाफ़त में, जो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों से। पाकिस्तान फ़ौज के अंदर इसके अंदर ग्रुपिंग है। एक ग्रुप है जो ये नहीं चाहता, जिसको इन सारी चीज़ों का आइडिया है कि जो इस वक़्त आर्मी चीफ है और ये जिनके हाथ में ताकत है इस वक़्त फ़ौज की, वो ये करना चाहते हैं, लेकिन एक और ग्रुप है जो ये नहीं होने देना चाह रहा। तो एक बॉइलिंग हो रही है चीज़, एक एक आतिशफ़शा है जो अंदर उबल रहा है, किसी वक़्त भी फट सकता है, ये मैं आपको बता दूँ। ये किसी वक़्त भी फट सकता है, अवाम जो है वो रोडों पे आएँगे, इन्होंने ये करना है कि हम ऐसे कानून पास कर लेंगे, इसीलिए जल्दी थी। इसीलिए जल्दी थी, रिज़र्व सीटों का भी फैसला नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ, जल्द से जल्द करो ताकि फौरी तौर पे पार्लियामेंट से ही चेंज करा के पकड़-धकड़ करो, मीडिया को बंद करो, सोशल मीडिया को बंद करो, हर किसी को भी चाह के उठा के बंद कर लो, ये जो है पाकिस्तान में होगा। और अगर अवाम सड़कों पे आती है, तो उठा-उठा के सबको बंद करो। ये जो बातें आ रही हैं कि जी इमरान खान को छोड़ रहे हैं, सहूलत दे दी ये वो, ये कुछ नहीं है। ये एक पार्ट ऑफ द प्लान है। ये थोड़ा-सा ताकि लोगों में जो वो एक उनको डाइवर्ट किया जा सके, देखें जी इमरान खान को तो सहूलतें दे दी, इमरान खान को तो छोड़ने वाले हैं, ये करने वाले, ये सारा एक प्लान का हिस्सा है। हकीकत ये है कि ये अभी और टॉर्चर करेंगे लोगों का, और लोगों को उठाएँगे। जो भी सहाफ़ी खुल के बात कर रहे हैं, उनको उठाया जाएगा। आप देखिएगा कि बड़े-बड़े सहाफ़ी शख्सियात जो एक वक्त में इमरान खान के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो मुल्क किस तरफ जा रहा है, जो मैं यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ, ये नहीं कर सकते पाकिस्तान में वो, लेकिन मेरे राब्ते रहते हैं और मैं ये करूँगा, क्योंकि हमारा मुल्क तबाह हो रहा है एक जालसाजी के तरीके से। और कैसे वो मुल्क सर्वाइव कर सकता है कि जिसके जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, अवाम उनसे मुतमईन ना हो, अवाम उनको पसंद नहीं की करती हो। तो फौज में भी एलिमेंट्स हैं बहुत सारे जो इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। उनको अफ़सोस है, वो शर्मिंदा हैं कि ये किस मुकाम पर हमें ले आए हैं, ये हमारे जो कर्ता-धर्ता ऊपर बैठे हुए हैं कि हमें अपनी ही अवाम के सामने ज़लील कर लिया। आज पाकिस्तान में मेजॉरिटी में लोग पाकिस्तान की फ़ौज को पसंद नहीं करते। जब मैं कह रहा हूँ फ़ौज को पसंद नहीं करते, तो उन फ़ौज के जो आला हुकाम है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो नीचे जो सेकंड थर्ड टियर के जो फौजी ऑफिसर हैं, वो इस पर बहुत गुस्से में हैं कि ये पूरी फौज को बदनाम किया जा रहा है गैर मुल्की एजेंडा सर्व करने के लिए। तो ये आप देखेंगे कि ये जल्दी जल्दी में जो ये नवाज शरीफ एंड कंपनी और जरदारी एंड कंपनी, जो बेसिकली इनको कोई गर्ज नहीं है, इनको अपना माल बनाना है, बाहर के इनके पास इनको सिक्योरिटी दी हुई है, ये किसी वक्त भी उठ के चले जाएंगे जब मुल्क में खाना जंगी होगी। तो अब इन्होंने ये प्लान किया है जिसका बहुत खतरनाक रिजल्ट निकलेगा। मेरी आज ये बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है, आप इसको संभाल के रखिएगा। खूनरेज़ी होगी मुल्क में, क्योंकि अब इनको एक परेशानी ये नज़र आ रही है जिस पर कि ये एक्शन लेंगे, जो मैंने कहा कि ये क्या करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि फ़ौज जो है वो चाहती है कि मुल्क में मज़ीद इख्तियारात चाहती है और पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से वो हर चीज़ को एक कानून के लिबादे में किया जाएगा। अब इनको ये है कि क्योंकि केपीके में पीटीआई की हुकूमत बन गई है, उनका वज़ीर आला आ गया है, धड़ल्ले के साथ वो बात कर रहे हैं, तो अब ये क्या करेंगे, जब ये स्ट्राइक होगी, इमरान खान जब कॉल देगा सारे मुल्क में, तो ये फिर उनके ऊपर जो है वो चार्ज करेंगे उनको। उनको अटैक करेंगे, उनको उठाया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा, उन पे गद्दारी के मुकदमे चलाए जाएँगे, अपनी गवर्नमेंट है जो है धांधलीशुदा, उनसे काम कराया जाएगा। अब इसका और भी सर्टेन करने के लिए क्या किया है कि ये जो नवाज शरीफ है, कंपनी है और जरदारी है, इनको, हालांकि ये भी नहीं चाहते थे क्योंकि इनको नजर आ गया है कि ये हमें यूज करेंगे, लेकिन गंदे काम का गंदा अंजाम होता है। तो ये जो उन्होंने धंधा किया है, इसमें खुद भी ट्रैप हो गई है, क्योंकि अब इनसे ये चीजें कराई जाएगी। वजीर आजम में नाम नहाद वजीर आजम होगा। फौज जो है, जो उनके अपने लोग खास खास वजारतों में बैठेंगे, ये मुस्लिम लीग नून के या पीपी के नहीं होंगे, आप देखिएगा।
वज़ीर ख़ारिजा के इख्तियारात भी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होगा, अपने उनके बंदे होंगे, फाइनेंस का उनके अपने बंदे होंगे, इंटीरियर मिनिस्टर उनका अपना बंदे होंगे और ज़्यादातर वही लोग रखे जाएँगे जो अभी 16-17 महीने से या साल से जो निगरान हुकूमत चल रही थी। वही आप देखें कि जो जिसको केयर टेकर लगाया हुआ था पंजाब का, वो वही होगा और उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया जाएगा, फाइनेंस में भी। तो फौज अब मजीद कंट्रोल करने के लिए ये जो इनके टाउट हैं, जिनको गवर्नमेंट में लेके आए हैं, वजीर आजम और सदारत की पोजीशन दी है, इनको बिल्कुल डमी तौर पे इनके पास इनको बिठाया जाएगा। कोई इनके पास पावर डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, वो आर्मी के पास होगी और इनका प्लान है कि 10 से 15 साल इसी तरह से मुल्क को चलाया जाए। इसी तरह से नेपाल में हो रहा है, इसी तरह से श्रीलंका में है, इसी तरह से जो है वो मिस्र में है। अब होता क्या है कि ज़ाहिर है कि मुल्क को चलाने के लिए पैसा चाहिए। जो मॉनेटरी फंड्स हैं या वर्ल्ड बैंक है या और जो लोग एड देते हैं, वो उसूली तौर पे आर्मी की गवर्नमेंट को नहीं देते। तो क्या करते हैं, क्या शायद अब सिलसिला शुरू किया है, इसीलिए हम मिस्र का मॉडल कहते हैं कि एक फेक किस्म के लोगों को जो करप्ट हो, उनको बिठा के आगे रख दिया जाए और फिर उसमें अपने लोग खास वजारतों में रखे जाएं और फिर आर्मी जो है वो चाहे जो करेगी। तो बेसिकली जो ये नई गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, ये माशाल्लाह है। बेसिकली ये मुल्क में इमरजेंसी लगाएंगे। अगर केपी की तरफ से, केपीके में ज्यादा एहतजाज होता है, रैलियां निकलती हैं क्योंकि उनकी हुकूमत है, तो ये वहां पर सख्ती करेंगे, अटैक करेंगे अवाम के ऊपर, जुलूसों के ऊपर। और फिर उनको जब वो अवाम रिएक्ट करेगी, तो जाहिर है कि केपीके का एक कल्चर है, वो रिएक्ट करते हैं, वो नहीं डरते। तो फिर क्या करेंगे, ये गवर्नर राज लगाएंगे वहां पर और सख्ती करेंगे। और फिर या फिर अगर पंजाब में भी ऐसा ही होता है, तो फिर ये मुल्क में इमरजेंसी लगाएंगे और उस इमरजेंसी को 2/3 अक्सरियत से पास कर लेंगे, क्योंकि अब उनकी अक्सरियत है। ये पूरा ड्रामा रचाया गया है। तो ये एक मनसूबाबंदी जो होने जा रही है। अब इस पर रिएक्शन क्या होगा अवाम का? अवाम का रिएक्शन होगा, अब डिपेंड करता है कि अवाम किस हद तक कुर्बानी दे सकती है। क्या पंजाब की अवाम, में बार बार कहता हूं क्योंकि उनकी जो है सबसे बड़ी 25 करोड़ में से या 24 करोड़ में से 12-13 करोड़ की आबादी जो है पंजाब की है, सीटें भी उनकी ज्यादा हैं। अगर तो पंजाब की अवाम कुर्बानी देने के लिए तैयार होती है, वो रोडों पे आती है, लोग मारे जाते हैं और फिर भी वो अपने अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं करते और उनको बैकिंग करता है केपी के, वहां से पठान आते हैं और फौज को सरेंडर करने पर मजबूर कर देते हैं, तो हालात चेंज हो जाएंगे। हो सकता है फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ऐसा करे कि कुछ कंप्रोमाइज करके चीजें निकालें कि भाई ये तो मुश्किल है। और ये होगा क्योंकि ये वो करारदादें पास कराने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की अवाम कभी भी वो मंजूर नहीं करेगी। फलस्तीन के मसले पे पाकिस्तान की अवाम कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। कादियानियों के मामले पे पाकिस्तान की अवाम कभी भी इसको कंप्रोमाइज नहीं करेगी। इसी तरह से पीटीआई की अक्सरियत है इस दफा। अगर इमरान खान को ये कुछ करते हैं, मारते हैं, जहर देते हैं, पाकिस्तान की अवाम रिएक्ट करेगी। अब देखना ये है कि कितनी सकत है, कितनी कुर्बानी दे सकते हैं। अगर तो जोर जबरदस्ती करके जेलों में डाल के लोगों को, और जैसे डाला हुआ है बगैर किसी, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन खवातीन को भी जेल में डाला हुआ है, लोगों को भी जेल में डाला हुआ है। तो अगर अगर जेल भरते हैं ये लोगों से, जो भी आके एहतजाज करता है उनको जेल में उठा के डाल देते हैं। केपीके में जितने भी केपी पार्लिमानी लीडर हैं जो कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, उनको पकड़ लेते हैं और अवाम एक हद तक करती है। जो ये सोच रहे हैं कि अब कितने दिन करेगी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हम 5-6 हजार लोगों को और बंद करेंगे, तो ये इनका भी अपना इनका एक प्लान है। अब इनका प्लान अवाम ही रद्द कर सकती है, ये एक ताकत है। सिर्फ इनका प्लान अवाम रद्द कर सकती है। और पाकिस्तान की अवाम में भी पंजाब की अवाम का ऊपर सारा डिपेंड करता है, क्योंकि सिंध में तो जरदारी की हुकूमत है और जरदारी जो अपनी पॉलिटिक्स कर रहा खेलता है, वो खेल रहा है। तो बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत है, उनको भी वहां पर फौज ऑलरेडी वहां मौजूद है। तो रह गया पंजाब। अब पंजाब का रिएक्शन कैसा होता है, इस पे डिपेंड करता है आगे के हालात पे। वरना आप ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और ये वो सब भूल जाए, अगर अवाम ने उस हद तक कुर्बानी नहीं दी, क्योंकि लोग मरेंगे उसमें।
सहाफ़ियों को जेलों में डाला जाएगा, कितने सहाफ़ी जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। ये सारी चीज़ें होंगी और पाकिस्तान में अगले 2 महीने में निहायत ही खतरनाक हालात आने वाले हैं। अगर उन्होंने अवाम ने रिएक्ट किया तो ये एस्टेब्लिशमेंट मशरकी पाकिस्तान में ये फ़ौज जो है जिस तरह बंगालियों को मारा था, ये मारने से बाज़ नहीं आएँगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। लिहाज़ा सोच लें, पाकिस्तान बचाना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी और उस कुर्बानी में सबसे ज़्यादा क्योंकि केपीके तो तैयार है, केपीके तो तैयार है, लेकिन ये फ़ौज ये नहीं सोच रही अब क्योंकि फ़ौज खुद फँस गई है। ये फ़ौज भी खुशी से नहीं कर रही क्योंकि फँस गए, गंदे काम का गंदा अंजाम। जब आप इस इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से पैसा खाएँगे, आईएमएफ से और लोन देंगे लेंगे। देखें, अब मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि ये सब ढोंग है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये वो, अमेरिकन एड, ये सब एक ही लोग हैं ये। एक ही लोग हैं ये। कल उन्होंने ज़बानी जमा खर्च के लिए बयान दे दिया कि हाँ जी, धांधली हुई है, ये हुई है, वो हुई है। अब जब बात आई ऐड की मदद लोन की, तो उन्होंने कहा जी ये तो इंटरनल मामला है हमारा। तो इनके ऊपर आप कभी भी इनकी बातों का असर, इनकी बातों का जो ये कहते हैं, वो ना माने। उन्होंने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बयानबाजियाँ होती हैं, करना वही है। कैसे अब आईएमएफ इनको तैयार हो गई बात करने के लिए? क्योंकि ये एजेंडा था कि हम इस तरह करेंगे। तो ये कुछ होने वाला है। अब आ जाइए तो ये मैं आपको बताना चाहता था। अब आप देखें हालात बहुत संगीन है और ये अब एक 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 कठपुतली किस्म की गवर्नमेंट बना दी गई है। फौज ने अपने लोगों को उसमें बिठाएंगे। ये जो एक इनको एक लालच था क्योंकि ये लोग मेंटली दिमागी मरीज हैं। ये ओहदों का कॉन्शियस है। इनको ये तख्त गवर्नमेंट में बैठने का, सदर बनने का और वज़ीर-ए-आज़म बनने का मीनिया है। इनको ये बिठा के इनको वो काम करवाएँगे जो जिससे कि अवाम में ये ख़त्म हो जाएँगी पार्टियाँ। अवाम में ये पार्टियाँ ख़त्म हो जाएँगी। प्लान ये है कि पीटीआई को उन पे तशद्दुद करके, ज़ुल्म करके, जेलों में डाल के ख़त्म किया जाए। इनको गवर्नमेंट में लाके ज़लील करके ख़त्म किया जाए। फिर कौन रह गया? फ़ौज रह गई। तो उसमें डमी किस्म के लोगों को बिठा दिया जाए आगे लाके और फिर 5-10 साल हुकूमत करते रहे। ये प्लान है, अवाम को समझना चाहिए, उनको रिएक्ट करना चाहिए। अब थोड़ी-सी मैं बात कर लेता हूँ कि इलेक्शन में क्या हुआ। इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ हुई है, गौर से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई है, वो मुझे हुई है एमक्यूएम पाकिस्तान की हरकतों पर। जाली नुमाइंदों ने ज़मीर बेचकर फिर महाजरों के वोट का सौदा किया। क्या कोई महाजिर ज़रदारी को पसंद करता है? मगर इन बेगैरतों ने महाजिरों को भूखा नंगा कहने वाले को फिर सदारत के हक में वोट दिया। महाजिरों को कराची और हैदराबाद में उनका जो है वो आप देखें कि उनका जो दाखिला है वो बंद किया गया। तो बंद करना चाहिए इनको क्योंकि ये जो एक टोला आया है एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से, ये महाजिरों का सौदा करने आए हैं। सीधी बात है। देखें, बहुत सारी चीज़ें मैं अल्ताफ़ हुसैन के नज़रियात से इत्तेफ़ाक नहीं करता था, क्योंकि मैं पाकिस्तान को सामने रख के बात करता था, तो मैंने उसकी बहुत सी बातों का इख्तिलाफ़ किया और जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ़ नारा लगाया, तो मैंने उसके खिलाफ़ बात की। मैंने लिखा, बहुत से लोगों ने लिखा, क्योंकि बेसिकली हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुर्बानी है, वो पाकिस्तान की एक्ज़िस्टेंस के लिए है ना। लेकिन अगर तो अल्ताफ़ हुसैन ने ऐसा किया है, तो नवाज़ एंड कंपनी ने, मरियम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ ने तो पता नहीं कितनी दफ़ा फ़ौज को गालियाँ दी हैं। वो कैसे आज गवर्नमेंट में बैठ गए? फिर अल्ताफ़ हुसैन का क्या कसूर है? ज़रदारी ने तो खुलेआम फ़ौज को तड़ी लगाई थी कि तुम तो 3 साल आते हो, रुकते हो, चले जाते हो, हम तो बार-बार आएँगे और बैठा हुआ है वो आके सदारत की कुर्सी पे। तो जब इनको आपने इतने आपके लाडले हैं, तो अल्ताफ हुसैन ने तो फिर एक ही दफा बोला था, तो ये ज्यादती है ये। क्यों उसको रखा हुआ है? इसलिए कि उसने कंप्रोमाइज नहीं किया आपके साथ, इसलिए उसने नहीं किया। और आज मैं ये कहता हूं, अब मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आपने इन बेईमान चोर, मनी लॉन्ड्रर और फौज को गाली देने वालों को, पाकिस्तान को जो मानते नहीं है, पाकिस्तान के नजरिए को सबोटाज करके अब एक जो मैंने हेडलाइन में लगाई थी कि इस्लामी
जमहूरिया पाकिस्तान को ये अब मिलिट्री जमहूरिया पाकिस्तान बना रहे हैं। अब ये खत्म कर रहे हैं सारा ये जब नजरिया पाकिस्तान और इस्लामी और पाकिस्तान का मतलब क्या और ये सब चीजें ये खत्म कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट टाइप बना रहे हैं, जैसा कि दूसरे मुल्कों में इन्होंने किया है। तो जब इस तरह की आप बात करेंगे तो फिर इसमें अल्ताफ हुसैन का क्या कसूर है? और अब आया इस पर, जब अल्ताफ हुसैन ने जो किया उस पर पाबंदी लगाई, लोगों ने रेड किया महाजिरों ने, क्योंकि महाजिर जो है वो उनका कोई सूबा नहीं है, उनका पाकिस्तान है, पाकिस्तान की उनकी शनाख्त है। तो उन्होंने अपने ही लीडर के खिलाफ खड़े हो गए वो, और सब ने कंडेम कर दिया अल्ताफ हुसैन को। क्या ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? ऐसी मिसाल नहीं मिलती कहीं पर भी पाकिस्तान की सियासत में। तो फिर क्या हुआ, ये टोला जो अब ये बेगैरत जो महाजरों का सौदा करके महाजरों को बेइज्जत कर रहे हैं, इन्होंने फिर एक दफा सौदा किया आर्मी से, इन्होंने पैसे खाए और इन्होंने जो पीटीआई की सीटें थी, मैं आपको बताऊं, मैंने, क्योंकि हैदराबाद मेरा शहर है, मेरे बहुत वाकिफकार हैं वहां पर, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने अपने तौर पे फोन किए, मैंने कराची फोन किए, तो मुझे 90% लोगों ने ये कहा कि उन्होंने पीटीआई को वोट दिया है। और 10% कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि हमने किसी को बताया नहीं, लेकिन हमने अल्ताफ हुसैन के हिमायत याफ्ता नुमाइंदों को वोट दिया है। तो और वो रिजल्ट भी शो हो गए, वो रिजल्ट में शो हो रहे हैं। अगर आप फॉर्म 50 पे देखें तो जो ये एमक्यूएम पाकिस्तान के जो नुमाइंदों को वोट मिले हैं, वो जो एक्चुअल वोट मिले हैं वो अल्ताफ हुसैन के जो हिमायत याफ्ता नुमाइंदे थे उससे भी कम मिले इनको वोट। पीटीआई की तो अलग बात है, पीटीआई को तो बहुत ज्यादा वोट मिले, लेकिन दूसरे नंबर पे फिर जो अल्ताफ हुसैन ने भी कुछ आजाद खड़े किए थे नुमाइंदे, उनको वोट जो मिले हैं वो इन गद्दारों से वोट से कम मिले हैं। तो ये इन्होंने एक दफा फिर महाजरों के मैंडेट को बेचा और ये करते आए ये हरकतें। पीटीआई को जो उस पे नो कॉन्फिडेंस वोट आया किया, उसमें इनका कलीदी किरदार था। अगर ये इमरान खान के खिलाफ, हालांकि इमरान खान इनको गवर्नमेंट में लेकर आया, इनको हुकूमत में लेकर आया, इनको ओहदों पे दिया, इनको बजट दिया, सब कुछ दिया, फिर भी ये, क्योंकि ये पाकिस्तान के सियासत के गद्दार नहीं है, ये जिस कौम की तर्जुमानी करते हैं, ये फ्रॉडी है, ये उनके उनके उनको जलील इन्होंने कराया ये इन्होंने। तो इन्होंने जनाब फिर आज क्या किया, जो पार्लियामेंट में खड़ा हो गया आसिफ जरदारी कहता है कि ये भूखे नंगे आए थे पाकिस्तान हिंदुस्तान से, कहा था नहीं कहा था? ये भूखे नंगे आए थे, इनकी हैसियत क्या है? ये उसी कोई गोद में जाके बैठते हैं। अब फिर उन्होंने वोट दे दिए जरदारी को एक दफा, और पहले भी दिए, एक दफा और सदारत के लिए इन्होंने वोट दे दिया। तो मैं कराची, हैदराबाद, सक्कर के महाजरों से ये मेरी गुजारिश करता हूं, मैं भी आप में से हूं, कि इनका दाखला बंद करें आप कराची हैदराबाद में, ये इनको बंद करें, इनको आने नहीं दें, इनको उनके अपने महलों में नहीं आने दें, क्योंकि इनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है, इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। ये मुल्क के जो तोड़ना चाहते हैं, जो मुल्क के नजरियात के खिलाफ हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं बैठ कर। ये तो किसकी बदनामी कर रहे हैं? ये हमारी बदनामी कर रहे हैं। हमारे माँ बाप की कुर्बानियों को इन्होंने रोन के रख दिया इन लोगों ने। और मुझे बार बार मुझे आता है कि चलो भाई, एक दफा कर लिया, दो दफा कर लिया, फिर वही हरकत है, फिर वही हरकत है, क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं। और फौज ने, ये कुछ लोग हैं 10-15 लोग, इनको पकड़ लिया है, इनको तड़ी लगा के भी, इनको प्यार मोहब्बत से भी कहते हैं भाई ये करना है आपने बस, और ये उसके पैसे ले लो आप, और ये ले लेते हैं। अब ये इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे, ये जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी, ये नहीं आएंगे कराची वराची। इन्होंने जलील करा के रख दिया है। इतने गुस्से में है महाजिर कि उन्होंने वोट दिए थे पीटीआई को। और कुछ लोगों से मैंने बात की जो अल्ताफ हुसैन के अभी भी हिमायत याफ्ता है, मैं बड़े ही आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं, मैंने खुद बात की। उन्होंने कहा कि भाई हम तो अल्ताफ हुसैन के साथ थे और हमने अल्ताफ हुसैन के नुमाइंदे को वोट दिया, और वो इनको गालियां दे रहे हैं। और फिर देखें, जब पिछले दिनों ये सब कुछ सिलसिला हो रहा था, तो मैंने एक व्लॉग में ये कहा था कि अल्ताफ हुसैन को चाहिए कि उसके लिए अच्छे कि अब अगर थोड़ी सी उसने वापस रखनी आना है सियासत में, तो इमरान खान की हिमायत में वोट दे, क्योंकि वो एक पाकिस्तान के यूनिट जो है, फेडरेशन जो है, उसके उसकी वो आइडेंटिटी है,
उसकी वो तर्जुमानी करता है। तो अल्ताफ हुसैन ने ये बयानात देना शुरू किए कि आप पीटीआई के जलसों में जाएँ, कामयाब हों, जो इनको पसंद नहीं आया, इन बेगैरतों को पसंद नहीं आया। तो ये इनकी जो मैं इस वक़्त कराची, हैदराबाद और जो भी सिंध के शहरी इलाकों में महाजिर रहते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप लोग इनका बायकॉट करें। इन्होंने बहुत हमें ज़लील कराया है। इन्होंने पूरी महाजिर कौम को ज़लील कराया है। ना तो हमारे माँ-बाप ऐसे थे, ना हमारे नौजवान ऐसे हैं और ना आज ऐसे हैं। कल भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे, आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि महाजिरों की सलामती, बक़ा जो है, वो पाकिस्तान की एक्जिस्टेंस में है। तो ये बात आप ज़हन में रखें। तो अब आप देखें कि हालात जो है बहुत ख़राब होना शुरू हो गए हैं और मज़ीद होंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान में जो हुकूमत है, ये जो मैं इसे फ़ौज की हुकूमत कहूँगा, ये जो सामने लोगों को लाया गया है, अब देखिए कि ज़रदारी को कहीं इसके बाद में ये आखिरी इनका इलेक्शन था। ये इतना ज़लील करेंगे इनको, क्योंकि इनका काम हो गया। जो फ़ौज चाहती थी उसने करवा लिया। इनको कोई ग़र्ज़ नहीं है फ़ौज को इनसे। इन फ़ौज को भी इनसे कोई हमदर्दी नहीं। फ़ौज ने अपना काम करवा लिया, क्योंकि फ़ौज का माल खाया है इन्होंने। और फ़ौज ने क्यों करवाया? क्योंकि उन्होंने किसी और का माल खाया है। और ना ये आखिरी इलेक्शन थे। नवाज़ शरीफ एंड कंपनी की पार्टी सियासत ख़त्म, ज़रदारी की सियासत ख़त्म, और उसका जो एक उसने सिपोलिया पैदा किया है, झूठा, वो हैरानी होती है मुझे कि बाप ने जो कुछ किया वही चीज़ें बच्चे में ट्रांसफ़र की, वो उसमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। झूठ बोलता है खड़े हो के। झूठ बोलता है, फ़िरौन की तरह नाक बना मुँह चढ़ा के बात करता है वो। पता नहीं क्या समझता है वो। तो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर सारा दारोमदार है, वो किस तरह ये करती है, कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी देनी पड़ेगी, पंजाब को कुर्बानी देनी पड़ेगी, केपी को तो कहने की ज़रूरत नहीं है हमें। उन्होंने तो वोट दिए, उन्होंने तो अपने ताकत के ज़रिए अपनी हुकूमत भी ले ली उन्होंने। और मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ। जिन पे हमें हमेशा डाउट रहा, आज वो सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनके लीडरों को सैल्यूट करता हूँ, और वो खड़े हैं वो। और अगर अल्लाह ताला ने उनको साथ दिया तो वो जेल से भी निकाल के ले आएँगे इमरान खान को। लेकिन आगे खड़ा होना पड़ेगा पंजाब की आवाम को। यही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, चाह रहा था, और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे बात करूँगा। देखें, हम आज़माइश का वक़्त है और सब लोगों को अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। 1-2 लोगों ने मुझे फ़ोन किया यहाँ ऑस्ट्रेलिया से, और 1-2 लोगों ने अमेरिका से, बरतानिया से भी, कि भई हमें क्या फ़ायदा है? आप क्यों करते हैं ये खामखा? छोड़ें, वहाँ तो जो होना है होगा। ऐसी बात नहीं है। हर आदमी ने कंट्रीब्यूशन डालनी है, हर आदमी ने, जो वो कर सकता है। मुझे अल्लाह ताला ने जो अहलियत दी है, मैं वो काम कर रहा हूँ आपके सामने बैठा हुआ। लेकिन हर आदमी तो नहीं कर सकता, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि अगर जो मैं बात कर रहा हूँ, उसको आगे फैलाएँ उसको आप। आगे उसको भेजें उसको। बताएँ लोगों को, बैठ के बात करें, हमारी ज़िम्मेदारी है। ये नहीं कि आप पार्टियों में, इसमें, उसमें घूमते-फिरते रहें। आपको ज़हनी तौर पे सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किस जगह पे जा रहा है। आपकी ज़िम्मेदारी है। आप उस कंट्री का पासपोर्ट लेकर यहाँ पर आए हो। ये नहीं सोचेंगे आज सब कुछ मिल गया आपको, अय्याशी से बैठे हो आप। आपकी पार्टियाँ भी चल रही हैं, इफ्तार पार्टियाँ भी चल रही हैं, ईद के मेले भी चल रहे हैं। कम से कम आप थोड़ा-सा सोचें कि जिस मुल्क ने आपको इतनी इज़्ज़त दी, आप इस जगह बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में आके, और दूसरी जगहों पे भी, तो कम से कम उसका थोड़ा-सा तो कर्ज़ उतार दें आप। पोस्टपोन करें अपने सारे फंक्शन, सारी चीज़ें, सारी पार्टियाँ, दुआ करें। दूसरी तरफ फ़लस्तीन में देखें क्या हो रहा है। रमज़ान के लिए कोशिश ये की जा रही थी कि उसपे सस्पेंड किया जाए, जो इज़राइल कर रहा है, उसको रोका जाए, लेकिन उससे भी इनकार कर दिया। रात की न्यूज़ ये है, इज़राइल ने। वो रमज़ान में भी फ़लस्तीनियों को दहशतगर्दी उनके खिलाफ करेगा। बहरहाल उसमें मैं अलग से बात करूँगा, फिर इंशाल्लाह बात होगी। आप तमाम लोगों को पाकिस्तान में और सारी दुनिया में रमज़ानुल मुबारक। रमज़ान शुरू हो रहा है, कुछ लोग पीर को रोज़ा रखेंगे कल, और कुछ लोग जो है ट्यूज़डे से शुरू करेंगे। उम्मीद है आपके अल्लाह ताला रोज़े, आपकी आपकी जो इबादत है, इबादत कबूल फरमाए। रमज़ान के महीने में आप रोज़ा रखें, इबादत करें, तो पाकिस्तान को मत भूलिए। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ कीजिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, उनकी आज़ादी के लिए दुआ कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। पूरे रमज़ान में आप मुस्तकिल फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के लिए, और जो शहीद हुए हैं उनके लिए, और उनके विरसा की सलामती के लिए, और जो पाकिस्तान में हो रहा है,
और जो ये नापाक अज़ाइम है पाकिस्तान को बर्बाद करने के, उनके खिलाफ, उनके लिए आप दुआएं कीजिए। या अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों को नेस्त नाबूद करे। फिर इंशाल्लाह बात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।